Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the working set model. वर्किंग सेट मॉडल जो यूज़ किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेशिंग की प्रॉब्लम होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। थ्रेशिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस अपना टाइम एग्जीक्यूशन के बजाय किससे वेस्ट कर रहा होता है, पेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, यानी कि पेजिंग रिलेटेड एक्टिविटी वेस्ट कर रहा होता है कि बार बार पेज फॉल्ट हो रहा है, फिर पेज रिप्लेसमेंट कर रहा है, जबकि प्रोसेस का मेन काम क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन। उसके बजाय वो क्या कर रहा होता है, पेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तो हमारा ये पर्पज़ है कि उस टाइम को या उस जो वेस्टिंग हो रही है उसको कैसे रोका जाए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, अपना टाइम किस में यूज़ करे, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में, रेदर देन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, उस प्रोसेस के लिए अपना टाइम किस में वेस्ट करे, उसकी पेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए कि ये जो थ्रेशिंग एक्टिविटीज़ हैं इसको हम क्या करें, प्रिवेंट करें। अब अगर हमें थ्रेशिंग को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि जो प्रोसेस है वो पेजिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कम करे और एग्जीक्यूशन ज़्यादा कर पाए। यानी कि पेज फॉल्ट हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेज रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। यानी किसी प्रोसेस को जितने फ्रेम रिक्वायर्ड हैं अगर वो मिलते रहें तो आपकी थ्रेशिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्किंग सेट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। तो वर्किंग सेट मॉडल इज़ ए मॉडल विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द थ्रेशिंग, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो वर्किंग सेट मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, थ्रेशिंग की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी मॉडल, यानी वर्किंग सेट मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, लोकेलिटी के मॉडल के ऊपर बेस्ड है। अब ये लोकेलिटी का मॉडल क्या है, लोकेलिटी का मॉडल करीब करीब सिमिलर है जैसे हमने कैश मेमोरी में जब पढ़ते थे तो कैश मेमोरी हम कहते थे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, सेम यहाँ पर है। वहाँ पर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता था कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो क्या होते हैं, मेमोरी में कॉन्टीन्यूस लोकेशंस पे स्टोर रहते हैं। तो हम क्या कहते थे कि हमें पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसे आसपास की जो इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 इनकी ज़रूरत पड़ती है एक साथ, रेदर देन कि इंस्ट्रक्शन 1 के बाद इंस्ट्रक्शन 100 आए। होगा क्या, इंस्ट्रक्शन 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो हमें पता रहती है कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे अपने आसपास के ही इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ रही होती है, रेदर देन कि रिमोट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े। तो हम क्या कर रहे होते थे कैश मेमोरी में, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको ले आ रहे थे कैश मेमोरी में, मेन मेमोरी से। सेम कंसेप्ट हम किस में यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वर्किंग सेट मॉडल में यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो उसे किसकी ज़रूरत पड़ रही होती है, उसे एक फिक्स सेट ऑफ पेजेस की ज़रूरत पड़ रही होती है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर। ऐसा नहीं है कि उसे रैंडम कोई सा भी पेज का रिक्वायरमेंट पड़ जाए, उसे एक फिक्स सेट किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर जो सेट होगा पेजेस को, जो उस समय उसे एक्टिवली रिक्वायर्ड होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे कि भाई ये पेजेस का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ पेजेस को क्या कहेंगे, दिस इज़ द पर्टिकुलर लोकल एरिया। और जब उन पेजेस का यूज़ ख़त्म हो जाएगा तब प्रोग्राम क्या करेगा, फिर दूसरे सेट में चला जाएगा, यानी फिर किसी दूसरे मोमेंट ऑफ टाइम पर उसे दूसरे सेट ऑफ पेजेस की ज़रूरत पड़ रही होगी। इसका मतलब है कि लोकेलिटी मॉडल क्या कहता है, लोकेलिटी मॉडल से है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है देन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी बिकॉज प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ लोकेलिटी। प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ लोकेलिटीज का मतलब ये है कि प्रोग्राम में क्या होता है, हमने बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर वो क्या कर रहा था, उन्हीं पर्टिकुलर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक कॉन्टीन्यूस लोकेशंस में होते हैं उन्हीं को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उसे पेज भी उसी से रिलेटेड रिक्वायर्ड होते हैं। तो किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो भी आपके पेजेस होंगे सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, रैंडमली किसी भी पेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उन पेजेस से उसका काम हो जाएगा तब प्रोग्राम क्या करेगा, दूसरे एरिया मूव करेगा। क्यों दूसरे एरिया मूव करेगा, हम एक चीज़ और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा सकते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, हमारा प्रोग्राम एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है। किसी प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हर फंक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर अपना एक वर्क है कि ये वर्क करना है, जब वो वर्क हो जाएगा
फिर प्रोग्राम दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब वो काम हो जाएगा तो फिर तीसरा एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, उस फंक्शन के अंदर सिर्फ उस फंक्शन से रिलेटेड जो पेजेस है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं का जरूरत पड़ता है। जब उस फंक्शन से काम हो जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो पेजेस हैं उनसे काम हो जाएगा, तो प्रोग्राम क्या करेगा, दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करेगा, और जब दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करेगा तो उसे दूसरे पर्टिकुलर लोकल एरिया में जो पेजेस हों या इंस्ट्रक्शंस होंगे उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसका मतलब है प्रोग्राम क्या करता रहता है, एक लोकल एरिया से या एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी मूव करता रहता है। ठीक है, तो लोकेलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम यूज करें वर्किंग सेट मॉडल में, तो लोकेलिटी का मतलब है इस सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर। लोकेलिटी का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जिन फिक्स सेट ऑफ पेजेस की किसी भी प्रोसेस को जरूरत है, वो आपकी लोकेलिटी कहलाती है। ठीक, अब इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, जब हम वर्किंग सेट मॉडल पढ़ेंगे तो हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी कि वर्किंग सेट मॉडल यूजेस वर्किंग सेट विंडो। अब ये वर्किंग सेट विंडो क्या है, हम कह रहे हैं कि वर्किंग सेट मॉडल को किसकी जरूरत पड़ती है, वर्किंग सेट विंडो की जरूरत पड़ती है। ये वर्किंग सेट विंडो या डेल्टा क्या चीज है, समझिए इस चीज को भी। वर्किंग सेट विंडो या वर्किंग सेट दो चीजें हैं, वर्किंग सेट और वर्किंग सेट विंडो। इनका मतलब समझने के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन पहले हम न्यूमेरिकली समझ लेते हैं जिससे कि हमें डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है पेज रेफरेंसेस, यानी कि कौन कौन से पेजेस की जरूरत पड़ रही है किसी भी प्रोसेस को। एक हमने छोटा एग्जाम्पल लिया है कि पेज नंबर 2 की जरूरत पड़ी, फिर 6 की जरूरत पड़ी, फिर 1 की जरूरत पड़ी, फिर 5 की जरूरत पड़ी, फिर 7 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 की जरूरत पड़ी, फिर 5 की जरूरत पड़ी, फिर 1 की जरूरत पड़ी। किस पर, एट ए टाइम T1। किसी भी टाइम T1 पे हमने नोट किया किसी प्रोसेस को इन पेजेस की जरूरत पड़ रही है। अब हमने क्या किया, हमने एक ये नहीं कि आप पूरी उसको पेज रेफरेंसेस के पूरे सेट को लेंगे, हम क्या कहेंगे, एक सेट बना लेंगे। एक पर्टिकुलर विंडो हमने सेट ले लिया कि भाई टाइम T1 पर एक पर्टिकुलर सेट के 10 पेजेस का एक सेट ले लिया हमने। वो जो 10 पेजेस का सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा, यानी कि वर्किंग सेट विंडो कहलाएगी। मान लीजिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पर मैंने देखा ये 10 पेजेस का सेट लिए, 4 और 3 7 और 3 10। ठीक, 10 पेजेस का मैंने पेज रेफरेंस का सेट लिया और कह दिया डेल्टा इक्वल टू 10। ठीक, तो विंडो साइज कितना हो गया, 10। उस विंडो साइज के अंदर वर्किंग सेट क्या होगा, वर्किंग सेट एट टाइम T1, कि किसी भी टाइम T1 पर जो पेज रेफरेंस किए गए हैं हमारे उस विंडो के अंदर, उनमें कौन कौन से पेजेस हैं। वर्किंग सेट क्या होता है कि उस सेट में कौन कौन से पेजेस हैं। एक तो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 आ रहा है, पेज नंबर 5 आ रहा है, पेज नंबर 6 आ रहा है और पेज नंबर 7 आ रहा है। लिखे तो पेजेस टोटल कितने रेफरेंस किए गए, टोटल पेज तो आपके 10 रेफरेंसेस किए गए इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, लेकिन जो वर्किंग सेट होगा, वर्किंग सेट बताता है कि 10 पेजेस तो आपने रेफरेंस किए, लेकिन 10 के 10 सेपरेट नहीं थे, उनमें से कुछ क्या थे, रिपीटेड थे। तो वर्किंग सेट क्या बताता है, उनमें अलग अलग से पेज ऐसे कौन से थे जो सेपरेट पेजेस हैं। 1 2 5 6 7 है तो 10 बार जो पेज रेफरेंस किए गए, लेकिन 10 बार में भी क्या हो रहे हैं, जो अगर हम देखें ना डिफरेंट पेजेस हैं, वो सिर्फ कितने हैं, 5 हैं। 1 2 5 6 7। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, जो 10 का हमने एक सेट लिया है उसमें आपके डिफरेंट पेजेस कितने आ रहे हैं, सिर्फ 5 आ रहे हैं। 1 2 5 6 7। तो वर्किंग सेट, ये वाला जो वर्किंग सेट है वो क्या बता रहा है, द सेट ऑफ पेजेस, सेट ऑफ पेजेस इन द मोस्ट रीसेंट पेज रेफरेंस। जो मोस्ट रीसेंट पेज रेफरेंस हमने लिया किसी भी टाइम T1 पर, उसमें कौन से पेजेस आ रहे हैं उनका सेट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्किंग सेट। तो वर्किंग सेट क्या बताता है, वर्किंग सेट के अंदर वो सारे डिफरेंट पेजेस आते हैं जो किसी भी विंडो सेट के अंदर होते हैं। ठीक है, विंडो सेट क्या है या वर्किंग सेट विंडो क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन द मोस्ट रीसेंट पेज रेफरेंस। जितने नंबर ऑफ पेजेस आपने लिए हैं इस मोस्ट रीसेंट पेज रेफरेंस में,
वो आपकी क्या बताते हैं, विंडो का साइज बताते हैं। भाई पेजेस हो सकता है, पेज तो 100 पेजेस हो, आपने 10 का उनमें से सेट लिया, 10 के सेट लिए, जो आपने 10 के सेट लिए वो क्या कहलाएंगे, आपकी विंडो का साइज। द नंबर ऑफ पेजेस इन द मोस्ट रिसेंट पेज रेफरेंस। तो दो चीज हमें पता लग गई अब कि वर्किंग सेट क्या है, जो बताता है कि मोस्ट रिसेंट जो विंडो रेफरेंस हुई उनमें कौन से एक्टिव पेजेस थे। 5 पेजेस थे जिनको बार बार यही यूज किया जा रहा था। ठीक। दूसरा, हमने एक विंडो का साइज क्या ले रखा था, 10, कि 10 के सेट में से हम पता लगाएंगे 10 क्या बता रहा है, 10 बता रहा है एक पर्टिकुलर लोकल एरिया का, कि लोकल एरिया जो हमारा है उसकी विंडो का साइज कितना हमने ले रखा है, 10 ले रखा है। ठीक है, ऐसे हमने एक और ले रखा है, एक और दूसरा पेज रेफरेंस लेके समझा रखा है कि पेज रेफरेंसेस मान लीजिए ये लिखे हुए हैं, विंडो का साइज 10 है। इनमें देखिए कितने हैं ये आइटम टोटल, अगर पेज रेफरेंस देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी टाइम T2 पर। लेकिन इसका वर्किंग सेट कितना है, वर्किंग सेट तो सिर्फ 3 और 4 है टाइम T2 पर। क्यों, इसमें जो डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट पेजेस हैं वो सिर्फ 3 और 4 ही, उन्हीं का हमें बार बार यूज पड़ रहा है। तो रेदर देन कि हम उसके लिए 10 फ्रेम बाद में सोचेंगे, हमें पता है कि एक्चुअली में हमें कितने फ्रेम चाहिएंगे, इसके लिए सिर्फ 2 फ्रेम चाहिएंगे। तो जहाँ हमें मेमोरी से रिक्वायरमेंट होगा तो हम 2 फ्रेम्स का रिक्वायरमेंट करेंगे, रेदर देन कि 10 फ्रेम का रिक्वायरमेंट करें। जब ज़्यादा का रिक्वायरमेंट करेंगे तभी तो पेज फॉल्ट होता है, दिक्कत। ऐसी इसमें 10 पेजेस के लिए हमें 10 फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ 5 फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। 5 पेज है एक्चुअली में इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट और समझिए। ये तो हमने समझा वर्किंग सेट क्या है और वर्किंग सेट विंडो क्या है। अब अगला पॉइंट और समझते हैं, इफ ए पेज इज इन एक्टिव यूज, अगर पेज का एक्टिवली यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इट विल बी इन द वर्किंग सेट। भाई किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर देखा, अगर पेज आपका यूज हो रहा है, उसका नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपकी किस में होगा, वर्किंग सेट में होगा। होगा तो कि चाहे इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, अगर पेज का यूज हो रहा है इसका मतलब वर्किंग सेट में है। इफ इट इज नो लॉन्गर यूज्ड, अगर इसका यूज नहीं हो रहा है, बट T1 टाइम पर हमें पता थी कि इन पेजेस का यूज है, T2 टाइम पे हमें क्या पता थी, सिर्फ इन 2 का यूज है। तो जब T2 टाइम आएगा, जब दूसरा टाइम आएगा, यानी कि जब दूसरे टाइम पर उसकी जरूरत नहीं है। भाई अगर T2 टाइम पर देखें तो हमें किस किस की जरूरत नहीं है, 1 2 5 6 7 की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, 3 4 की। तो वही लिखा है कि जब व्हेन इट इज नो लॉन्गर यूज, जब भी कोई पेज यूज नहीं हो रहा होगा, देन इट विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्किंग सेट। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे वर्किंग सेट से। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को कलेक्ट करके हमने उसको डिटेल में समझाने की कोशिश की अगले पॉइंट में, जो ये चीज़ लिखी हुई है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमने ये समझाने की कोशिश की, जो लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन और लिखी हुई, ये भी आपको क्लियर हो जाएगी कि जो वर्किंग सेट है दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रोग्राम्स लोकेलिटी। वर्किंग सेट की हम हेल्प से हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम की लोकेलिटी का क्या अप्रोक्सीमेशन है, कि ये पर्टिकुलर लोकल एरिया, एग्जैक्ट नहीं कह सकते लोकल एरिया है, लेकिन काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग जाता है वर्किंग सेट की हेल्प से कि ये पर्टिकुलर लोकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन है, नॉट द एग्जैक्ट। अब इस चीज़ को हमने जो यहाँ पर ये 2 चीज़ें डिस्कस की थी, इसी को हमने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग सेट मॉडल। ठीक है, आपने एक पेज रेफरेंस का पूरा सेट लिखा हुआ है, 2 6 1 5 7 7 7 से ये पेज रेफरेंसेस हैं डिफरेंट, बहुत सारे पेज रेफरेंस 25 या 30 के आसपास लिखे हुए हैं। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम T1 पर, किसी मोमेंट ऑफ टाइम T1 पर मैंने क्या किया, विंडो सेट मैंने मान ही रखा है कितना, 10, डेल्टा इक्वल टू 10 मान लिया। ठीक है, इनकी 10 का मैंने सेट उठाया और उसके बाद से मैंने क्या निकाला कि उस समय मुझे कितने पेजेस का रिक्वायरमेंट होगा। अगर मैं एक्चुअली में देखूँ है तो 10 का सेट, वही चीज़ मैंने यहाँ जो बताई थी वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने तो अलग से समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। 10 का सेट है विंडो साइज, लेकिन वर्किंग सेट में कितने आ रहे हैं, सिर्फ 5 पेजेस आ रहे हैं। यानी T1 टाइम पर मुझे 10 फ्रेम्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 5 फ्रेम की जरूरत है। अब थोड़ा आगे चले
किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे पहुंचा मैं T2 पर, मैंने इस टाइम पर T2 टाइम पर फिर से एक दूसरा सेट लिया। यानी हर समय आपको क्या करने की जरूरत है, ये नहीं कि आप हर समय लोकेलिटी पता लगाते रहेंगे। कुछ देर बाद एक टाइम पर आपने T1 टाइम पता लगा लिया, हाँ मुझे इतने ये इतने पेजेस आ रहे हैं वर्किंग सेट में, मुझे इतने फ्रेम चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, फिर T2 टाइम पर गया, फिर आपने पता लगाने की कोशिश की कि अब देखूं ऐसा तो नहीं कि अब मुझे और ज़्यादा पेज की ज़रूरत है या कम पेजेस की ज़रूरत है। तो T2 टाइम पर फिर मैंने क्या किया, फिर 10 का साइज़ लिया और फिर 10 के साइज़ में मैंने पता लगाने की कोशिश की। भाई 10 का साइज़ ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने पता लगाने की कोशिश की, अब मुझे कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 पेजेस की ज़रूरत है। भाई वर्किंग सेट में मेरे कितने पेजेस आए, सिर्फ 2। यानी इस टाइम पर मुझे 5 फ्रेम की ज़रूरत थी और अगले टाइम पर मुझे सिर्फ कितने फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे, 3 मैं किसी और को दे दूंगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी प्रोसेस को एक्चुअलिटी में जितने पेजेस की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंगली उसको फ्रेम्स एलोकेट किया जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि डेल्टा कितना होना चाहिए, यानी कि जो आपकी वर्किंग सेट विंडो है डेल्टा, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि वो जो साइज़ है विंडो का साइज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी विंडो का साइज़ बहुत छोटा हो गया, यानी आपने बहुत छोटा विंडो का साइज़ दिया, तो क्या होगा, इट विल नॉट कवर द एंटायर लोकेलिटी। आपको पता ही नहीं लगेगा, मान लिया आपका 10 का सेट की बजाय आपने सिर्फ 2 का सेट ले लिया, तो पूरा जो लोकल एरिया वो कवर्ड नहीं हो पाएगा। यानी अगर विंडो का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरी लोकेलिटी कवर नहीं हो पाएगी। और अगर आपने विंडो का साइज़ बहुत बड़ा ले लिया, आपने डेल्टा की जगह 20 30 या 40 50 ले लिया, तो क्या होगा, कई सारी लोकेलिटी एक ही सिंगल लोकेलिटी के अंदर आ जाएंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो विंडो का साइज़ है बहुत एक क्रूशियल फैक्टर है इन द वर्किंग सेट मॉडल, ये डिसाइड करने के लिए कि थ्रेशिंग होगी या नहीं होगी। जितना हमारा विंडो का साइज़ हम अप्रोक्सीमेशन बेटर करेंगे, विंडो का साइज़ अच्छा लेंगे या एक ऑप्टिमाइज साइज़ देंगे, उतनी ही आपकी थ्रेशिंग के होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो इफ डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल इट विल नॉट कवर द एंटायर लोकेलिटी, एंड इफ डेल्टा इज़ वेरी लार्ज then it may overlap the several locality because it includes the pages that is no longer used। अब मान लो ये दो लोग आपने 10 के 2 विंडो ले रखे हैं, अगर मैं इसकी जगह एक सिंगल विंडो ले लेता यहाँ से यहाँ तक की 20 का, तो क्या होता, अगर यहाँ से यहाँ तक की लोकेलिटी में ले लेता तो इस पॉइंट के बाद आप देखिए 7 5 1 2 ये आ ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें हैं जो इधर आ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लोकेलिटी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वो लोकेलिटी नहीं रह जाती, फिर उसमें ऐसे पेजेस भी इंक्लूड हो जाते हैं जिनका हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, फिर भी हमारे उसके फ्रेम हमें अलॉट कराने पड़ेंगे क्योंकि हमारे विंडो के साइज़ में आ रहे हैं। तो विंडो का साइज़ भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि थ्रेशिंग को हम कितना प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है फॉर्मूला, दैट इज D इक्वल टू सिग्मा WSS, जहां पर D क्या है, टोटल डिमांड फॉर फ्रेम्स। भाई ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सिस्टम में तो बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। यहाँ तो हमने किसी एक प्रोसेस के लिए लिया कि एक प्रोसेस के लिए ये वर्किंग सेट आ गया किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर, लेकिन आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर तो बहुत सारे, उसको तो मल्टी प्रोग्रामिंग को भी चेक करना पड़ता है, यानी कि कई सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। तो जितने भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि जितने भी आपके प्रोसेस हैं सिस्टम में, हर प्रोसेस का वर्किंग सेट कितना है, हर किसी प्रोसेस के वर्किंग सेट का साइज कितना है। सिग्मा WSS क्या बता रहा है, सम ऑफ वर्किंग सेट साइज ऑफ ऑल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं। मान लीजिए T1 ऑफ टाइम है, T1 ऑफ टाइम पर प्रोसेस P1 को तो जरूरत पड़ रही है 5 पेजेस उसके यूज़ हो रहे हैं। प्रोसेस P2 के मान लीजिए 2 पेजेस यूज़ हो रहे हैं। प्रोसेस P3 है उसके मान लीजिए 7 पेजेस यूज़ हो रहे हैं। किसी T1 ऑफ टाइम पर हर प्रोसेस को अलग अलग पेजेस का रिक्वायरमेंट पड़ रहा होगा, इसका मतलब है उसके अकॉर्डिंगली उसको फ्रेम्स का रिक्वायरमेंट भी अलग पड़ रहा होगा। तो ये सिग्मा क्या बता रहा है, ये बता रहा है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर किसी प्रोसेस को
कितने पेजेस की जरूरत पड़ रही है, और जितने पेजेस की उसे जरूरत पड़ेगी सबका हमने निकाल लिया। प्रोसेस P1 को इतने पेजेस की जरूरत है, प्रोसेस P2 को उतने पेजेस की जरूरत है, प्रोसेस P3 को इतने पेजेस की जरूरत है। सबके वर्किंग सेट से हमने निकाल लिया, जैसे हमने किसी एक प्रोसेस PI के लिए निकाला है। जब सबके लिए निकाल लिया तो उसका हम सिग्मा कर देते हैं कि भाई P1 ने कहा कि मुझे 3 पेजेस के लिए फ्रेम चाहिए, प्रोसेस P2 ने कहा मुझे 5 पेजेस के लिए फ्रेम चाहिए, प्रोसेस P3 ने कहा कि मुझे 7 पेजेस के लिए फ्रेम चाहिए। उन सब की हमने कल ऐड कर लिया, और जो सम निकल के आया वो हमारी क्या होती है, टोटल डिमांड फॉर फ्रेम, कि मोमेंट T1 टाइम पर आपको टोटल इतने फ्रेम्स का रिक्वायरमेंट है। तो ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी टाइम T पर या टाइम T1 पर टोटल नंबर ऑफ डिमांड फ्रेम्स की कितनी है। वो किससे निकल रहा है, वो सम से निकल रहा है कि जितने भी सिस्टम में प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस का जो वर्किंग सेट है वो बताएगा कि उसको इस इतने पेजेस के लिए इतने फ्रेम्स का रिक्वायरमेंट है। जब सबका ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल डिमांड निकल आएगी फ्रेम्स की। अब जिस टाइम पर आप डिमांड निकाल लेंगे कि T1 टाइम पर हमें इतनी डिमांड है, मान लिया आपको 10 फ्रेम का रिक्वायरमेंट पड़ा T1 टाइम पर, तो हम क्या चेक करेंगे, क्या D ग्रेटर देन M है। D क्या बता रहा है, टोटल डिमांड फॉर फ्रेम। क्या टोटल डिमांड फॉर जो फ्रेम है वो नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम से ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा है। T1 टाइम पर हमें कितनी ज़रूरत पड़ रही है, 10 फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ रही है, और हमारे पास अवेलेबल फ्रेम M क्या दिखा रहा है, सिर्फ 7 फ्रेम्स दिखा रहा है। तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में तो थ्रेशिंग होगी। भाई आपने कोशिश तो की कि थ्रेशिंग ना हो, लेकिन अगर डिमांड से ज़्यादा आपके डिमांड आपकी ज़्यादा है और अवेलेबल फ्रेम्स फिर भी कम हैं, तो आपकी थ्रेशिंग फिर भी होगी। तो उस समय आप क्या करेंगे, किसी भी एक प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे। भाई इसको ज़्यादा फ्रेम्स की जरूरत पड़ रही है, इसको सस्पेंड कर दीजिए, जिससे बाकी प्रोसेस का काम चल जाए। तो जो वर्किंग सेट मॉडल है वो पूरी तरीके से थ्रेशिंग को प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन थ्रेशिंग को मिनिमाइज कर देता है। मिनिमाइज कैसे कर देता है कि 10 की जरूरत पड़नी चाहिए थी पेज की, उसने 5 से काम चला लिया। लेकिन फिर भी अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उस केस में थ्रेशिंग होगी, तब तो आपको किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी अगर जो टोटल डिमांड है फ्रेम्स की D, वो नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स से कम है, यानी कि डिमांड कम है, नंबर ऑफ अवेलेबल फ्रेम्स ज़्यादा आ रहे हैं किसी भी टाइम T1 पर, तो उस केस में आप क्या करोगे, अनदर प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड। आपको लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेम्स बच रहे हैं, डिमांड कम है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम में एक नया प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग सेट मॉडल आपका प्रिवेंट करता है, कोशिश करता है कि किस तरीके से जो थ्रेशिंग है उसको मिनिमाइज किया जाए। जितनी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल फ्रेम्स की, उतनी ही डिमांड क्रिएट की जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से थ्रेशिंग को प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप वर्किंग सेट मॉडल नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी जो टोटल डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एज़ कम्पेयर टू कि आप वर्किंग सेट मॉडल यूज़ करें तब डिमांड देखें। जैसे कि अगर आपने वर्किंग सेट मॉडल ना यूज़ करते तो आपको इस मोमेंट पर 10 फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती, इस मोमेंट पर 20 फ्रेम की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अगर आपने वर्किंग सेट मॉडल यूज़ किया तो आपको कितने फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ 5 इसके लिए, 2 इसके लिए, 7 फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ी। यानी एक्चुअल जो डिमांड थी वो आपकी 7 फ्रेम्स की थी, जिसके लिए अगर आप वर्किंग सेट मॉडल नहीं यूज़ करते तो वो 20 फ्रेम की डिमांड दिखा रहा होता। तो ऐसा नहीं, एडवांटेज जरूर देता है आपका वर्किंग सेट मॉडल। अब देखिए वही मैंने लिखा हुआ है, वर्किंग सेट मॉडल प्रिवेंट द थ्रेशिंग वाइल कीपिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई। कोशिश करता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री हाई बनी रहे, लेकिन साथ साथ में थ्रेशिंग भी क्या हो, मिनिमम। अब जो प्रॉब्लम है वर्किंग सेट मॉडल के साथ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी विद द वर्किंग सेट मॉडल इज टू कीप ट्रैक ऑफ द वर्किंग सेट। इस वर्किंग सेट का जो उसको ट्रैक रखना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी इसी में। क्यों? क्योंकि ये जो विंडो है, विंडो फिक्स नहीं है। विंडो अभी यहाँ है, फिर विंडो यहाँ है,
विंडो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है वर्किंग सेट मॉडल के साथ वो है टू कीप ट्रैक ऑफ द मूविंग विंडो। विंडो T1 टाइम पर ये थी, विंडो T2 टाइम पर ये है, विंडो T3 टाइम पर तीसरी बन जाएगी। तो उस पूरी विंडो का ट्रैक करना हर मोमेंट ऑफ टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है इसका ट्रैक रखने में, जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्किंग सेट मॉडल। तो ये एक्स्ट्रा ओवरहेड जरूर आ जाता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा ओवरहेड की वजह से आपको एडवांटेज जरूर मिलता है। तो वही लिखा है, द डिफिकल्टी विद वर्किंग सेट मॉडल इज टू कीप ट्रैक ऑफ द वर्किंग सेट एज वर्किंग सेट विंडो इज ए मूविंग विंडो। वर्किंग सेट विंडो इज ए मूविंग विंडो, चेंज होती रहती है टाइम। ठीक है, तो ओवरऑल वर्किंग सेट मॉडल हमारी थ्रेशिंग को मिनिमम रखते हुए क्या कोशिश करता है कि हमारी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि मोर नंबर ऑफ प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई रखने का मतलब क्या है कि थ्रेशिंग को कम रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करा सकें, एग्जीक्यूट रेदर देन कि वो पेजिंग में अपना टाइम वेस्ट करें। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड what is the working set model, how we can use it to prevent the threshing. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.